हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो टीआरई 3 के पेपर सॉल्यूशन का ये हमारा पार्ट 2 है और आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो 21 से 50 तक के क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 20 हो गए हैं, 30 आज डिस्कस करेंगे और जो बचा हुआ 30 होगा वो अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ, क्लास 1 का पीडीएफ देखिए क्या हुआ था कि कल ये क्लास हैंग हो गई थी तो कुछ उसका पार्ट जो सेव हुआ था वो डिलीट हो गया है। तो अभी वापस से हम लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास के बाद हम लोग पिछला जो पीडीएफ है उसको और इसको मर्ज करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ऑल ओके। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो है बोल रहे थे कि लैपटॉप पर जो है क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, तो लैपटॉप के लिए जो वेब वर्जन है उसके लिए कल उसको परमिशन नहीं दिया था, हमें पता नहीं था बाय मिस्टेक, तो आज वो अलाउ कर दिया है। जो भी लोग लैपटॉप पर देखना चाहते हैं वहां पर भी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। 20 क्वेश्चन हो गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और बहुत कम टाइम के अंदर हम इन 30 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कम से कम टाइम के अंदर इसे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ अ हीट पंप इज। एक हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे या इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा। आपको पता है, आपने जो कार्नो हीट इंजन है, जो हीट इंजन है उसके केस में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे। हीट इंजन के हम लोग के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है हमारा इफिशियंसी। हीट इंजन की इफिशियंसी निकालते हैं हम, जिसका फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वन, दैट इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं क्यू टू माइनस क्यू वन और अपान में यहां पर क्यू वन। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तो ये आता है, सॉरी यहां पर होता है क्यू वन माइनस क्यू टू और अपान में यहां पर आता है क्यू वन। सॉल्व करने पर वन माइनस क्यू टू अपान क्यू वन, या इसी को वन माइनस टी टू अपान टी वन बोलते हैं। ये होता है हमारा इफिशियंसी। ठीक है, लेकिन जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं या हीट पंप की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की जब बात करते हैं तो वहां पर हम लोग इफिशियंसी नहीं बल्कि हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है आपका Q2 अपान में W। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Q2 अपान में W की जगह पर आप लिखेंगे Q1 माइनस में Q2। ठीक है, तो ये जो आपका ईटा होता है जिसको हम इफिशियंसी बोलते हैं, आपको पता है, इसमें आपको ये बात पता है कि ईटा की जो वैल्यू होती है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वन, और जो Q1 यहां पर है, जो हम सोर्स से जो हीट लेते हैं वो हीट है Q1, इसने जो वर्क किया वो है W, और जो हीट इसने रिजेक्ट किया वो हीट क्या है, Q2, है ना, Q2। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो Q2 है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। Q2 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
तो जरा आप बताइए, अगर Q2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ईटा की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता। अगर आप Q2 की वैल्यू 0 रख देते तो Q1 अपान Q1 की वैल्यू 1 हो जाती, है ना। तो यहां पर इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि इफिशियंसी वाले फार्मूले में Q2 0 नहीं हो सकता, और Q2 0 नहीं होने का मतलब कि जो इफिशियंसी है ईटा है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, बल्कि ये ईटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। ईटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम। मतलब जितना हीट यहां से आएगा वो हीट के बराबर वर्क नहीं होता है, बल्कि इसमें से कुछ हीट रिजेक्ट हो जाता है। तो जो वर्क डन वाली वैल्यू है, ये जो एनर्जी है वो हमेशा इस एनर्जी से कम रहती है। ये W की वैल्यू कभी भी Q1 के इक्वल नहीं हो सकती। पूरा पूरा जो हीट हमने लिया वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हीट जरूर रिजेक्ट होता है सिंक को। तो W की जो वैल्यू होगी वो हमेशा Q1 से क्या होगी, कम होगी। अगर W की वैल्यू कम है और Q1 की वैल्यू ज्यादा है तो डिवाइड करने पर ईटा की वैल्यू आएगी कितनी, लेस देन 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो K इक्वल टू Q2 अपॉन W, और इसके लिए जब डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा हो गया सोर्स, यहाँ पर हो गया ये आपका हीट पंप, ये हो गया आपका सिंक। इसमें हम बाहर से वर्क करते हैं और ये क्या करता है, लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को लेकर के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट को रिजेक्ट करता है। तो ये जो आपका हीट पंप है जो कि रिवर्स कार्नो हीट इंजन के प्रोसेस पर काम करता है, इस हीट पंप के अंदर जो ये वर्क डन है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि बिना वर्क किए आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करें। एक भी ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिसमें बिना वर्क किए, मतलब W की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। तो W की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकती, अगर W की वैल्यू 0 रखते तो K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, बट W की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, 0 हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब K की वैल्यू, इसका मतलब जो K की वैल्यू है वो इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये यहां लिखा हुआ Q2 और यहां पर लिखा हुआ Q1 माइनस में Q2, इस Q2 को हमें डिवाइड करना है Q1 माइनस Q2 से। तो यहां से आप देख लीजिए Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस W। तो यहां से अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इस K की वैल्यू को यहां से निकालें तो ये हमेशा क्या आएगा, Q2 अपान में W। Q2 मतलब जो यहां से इसने हीट लिया है, और W मतलब जो यहां पर इसने वर्क किया है। ठीक है ना, तो ये जो Q2 वाली वैल्यू है वो यहां पर है, और ये है Q1 माइनस Q2। तो Q1 में से Q2 माइनस करेंगे, फिर जो छोटा नंबर आएगा उससे Q2 को डिवाइड करेंगे, तो Q2 वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर से बड़ा है, ये नंबर इस नंबर से क्या है, बड़ा है। तो डिवाइड करने पर जो K की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। कोफिशिएंट का परफॉर्मेंस 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। मतलब ये जो W है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, और उस वैल्यू से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है, हीट इंजन का, ये आपका हीट पंप का। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन करेक्ट है कि हीट पंप में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 1 से बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन 1, बट ये कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल, ये क्लासियस का स्टेटमेंट होता है। यहां पर केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट काम करता है और यहां पर क्लासियस का स्टेटमेंट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से बड़ा होता है लेकिन इंफिनिटी नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। आई होप कि सबको एकदम सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ते रहूंगा। टाइम कम लगे इसके लिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इन ऑर्डर टू मेक वॉल्यूम ऑफ अ गैस 4 टाइम्स, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसको 4 गुना करना है, किसी भी गैस का आयतन यानी वॉल्यूम 4 गुना करना है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा, या प्रेशर को 4 गुना करना पड़ेगा, या टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है ना, ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, और हमें करना क्या है, गैस का जो वॉल्यूम है वो 4 गुना करना है। तो गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है, एक आइडियल गैस का अगर हम केस लें तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फार्मूला आपने पढ़ाई होगा।
n मोल गैस के लिए फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप देखिए वॉल्यूम आप करें 4 गुना करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को 4 गुना कर, ये तो यहां पर कांस्टेंट है पूरा, अगर आप ध्यान से देखें तो PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, PV/T इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर वॉल्यूम को आप 4 गुना करना चाहते हैं तो इसको 4 गुना करने के लिए टेम्परेचर को अगर आप देखें तो PV प्रोपोर्शनल टू T आपको मिलेगा, कांस्टेंट है तो PV प्रोपोर्शनल टू T मिलेगा। वॉल्यूम को 4 गुना करना है तो टेम्परेचर को भी 4 गुना करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का क्या, प्रेशर का क्या, तो आप कहेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो टेम्परेचर को 4 गुना करने पर वॉल्यूम भी 4 गुना हो जाएगा। और आपको पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर V प्रोपोर्शनल टू T होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। जो गैस के लॉज आपने पढ़े हैं, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ, ये सब आपने पढ़ा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर V प्रोपोर्शनल टू T होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, इसको हम बायल्स लॉ बोलते हैं। ये सारी गैस लॉज हैं। और कांस्टेंट अगर हम बात करें वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर P प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर लॉ या गैल-उसेक लॉ, ठीक है ना। तो इस आइडियल गैस के इक्वेशन से ये तीनों रिजल्ट निकल के आते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम को 4 गुना करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को भी 4 गुना करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए उस टाइम पर। प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन अ स्मॉल क्लोज्ड रूम इफ द फैन इज केप्ट ऑन देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। एक छोटे से कमरे के अंदर अगर पंखे को चलाया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। छोटे से कमरे के अंदर जब आप पंखे को चलाएंगे तो पंखे को चलाने के लिए आपने इसको प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ, ये मोशन में आ गया और इसके पास काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसके आसपास के जो गैस के मॉलिक्यूल थे, एयर के मॉलिक्यूल थे, वो सब मोशन में आ गए। और ये जब एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पहले वो फैन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फैन की काइनेटिक एनर्जी गैस के एयर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जो कोलिजन की वजह से फाइनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, अभिनव एंड पिंटू कुमार दो लोगों ने जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कमरे का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द रूम इंक्रीजेस। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टॉपिक पढ़ेंगे। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे जब चलते रहते हैं तो बिल्कुल रैंडम पाथ पर ये चलते हैं, जिग जैग पाथ पर चलते हैं। और जब जिग जैग पाथ पर चलते हैं तो ये कभी इधर से जाके इधर टकराएंगे और इधर से जाकर के फिर इधर टकराएंगे, फिर अगली बार किसी और से टकराएंगे, इधर जाके ऐसे टकराएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल बार बार एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं, जिग जैग पाथ पर चलते रहते हैं। तो एक बार जब यहां टक्कर हुआ उसके अगली बार यहां पर टक्कर होगा। ये वाले टक्कर और ये वाले टक्कर को, इस कोलिजन और इस कोलिजन को हम बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन, लगातार कोलिजन। और दो लगातार कोलिजन के बीच में, दो लगातार कोलिजन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसकी अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ, जिसके लिए हम तीन फार्मूले आपको बता रहे हैं, तीनों के तीनों रट लीजिए। 1/रूट में 2 पाई स्मॉल एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिखिए 1/रूट
रूट में 2 पाई और स्मॉल n की जगह पर प्रेशर d स्क्वायर, यहाँ पर k और t और इज इक्वल टू यहाँ पर फिर से लिखिए रूट 2 पाई और यहाँ प्रेशर की जगह पर डेंसिटी d स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल m। ये तीनों मीन फ्री पाथ के फार्मूले हैं। सारे टीचिंग एग्जाम के लिए ये फार्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ये टेम्परेचर और प्रेशर के रेशियो वाले भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ जो है वो यहाँ डायमीटर के हिसाब से पूछा गया। इन्होंने पूछा हुआ है कि जिस एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उसके डायमीटर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो ये डायमीटर जो है, जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका जो डायमीटर है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए हर फार्मूले के अंदर ये डायमीटर जो है ये इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल is inversely proportional to the square of the diameter, is inversely proportional to the square of the diameter। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस वाले मोशन को हम क्या नाम देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम के अंदर ये अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा। अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो एक चक्कर लगाने में हर बार समय भी सेम लगाएगा और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम पाथ पर बार बार ये मोशन कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम पाथ पर बार बार मोशन को रिपीट करने पर आप क्या बोल सकते हैं। देखिए ये भी है, ये भी जो मोशन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये बार बार कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल बार बार ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। और इसको भी क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। लेकिन इस पीरियोडिक मोशन को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ऑसिलेशन, या स्ट्रेट लाइन में है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको ऑसिलेशन बोल सकते हैं लेकिन इसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन दोनों को बोल सकते हैं लेकिन इसको ऑसिलेशन बोल सकते हैं, इसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकन टू द मून। ये पेंडुलम वाली जो घड़ी है करें अर्थ पर बराबर प्रॉपर टाइम बताती है, लेकिन इसको उठा के चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर लेके जाएंगे। मान लीजिए अभी ये कहां है, अर्थ पर, फिर आप इसको लेकर कहां जाएंगे, मून पर। तो क्या चेंज हो जाएगा, आपको पता है अर्थ पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो यहां मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे केस में ये घड़ी जो है वो 6 गुना तेज चलेगी या रूट 6 गुना तेज चलेगी या रूट 6 गुना धीमे चलेगी, ये आपको बताना है। तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, इसके जो पेंडुलम का ये जो लेंथ हो गया, इसका मास मान लीजिए m हो गया, और एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम अगर आप निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान क्या हो जाएगा g। अगर आप इस पेंडुलम को यहां से यहां ले जाएंगे तो लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। और यहां इस फार्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज, अगर ये कांस्टेंट है तो t प्रोपोर्शनल टू 1/√g। जी की वैल्यू के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय। तो यहां से यहां जाने पर अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टाइम हो गया, मतलब घट गया, तो अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, और ये 1/6 टाइम घटेगा तो ये कितना बढ़ेगा, ये √6 टाइम्स, क्योंकि रूट लगा हुआ है, √6 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप टाइम निकालेंगे
ये वाला जो टाइम निकालेंगे तो ये √6 टाइम्स टी आएगा। यहां पर मून पर ले जाने पर सैंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो यहां वाले टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, √6 टाइम्स हो जाएगा। और टाइम अगर बढ़ गया मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में अब इतना टाइम लगेगा, पहले खाली इतना टाइम लगता था, अब इतना टाइम लगेगा, मतलब कि अब ये धीरे धीरे चल रहा है, ये घड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है, तभी तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 टाइम्स स्लोअर हो जाएगी घड़ी आपकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, स्लोअर और फास्टर का केस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, √6 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा। भाई ज्यादा टाइम ले रहा है ना, जो घड़ी ज्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब वो धीमे धीमे चल रही है। एक चक्कर पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में इससे ज्यादा इसको समय लग रहा है, मतलब ये धीमे धीमे चल रही होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 न्यूटन। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, मतलब कि मीन पोजीशन के एक तरफ अगर आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का। और वो भी कब, जब इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर तब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। अब इन्होंने नहीं बताया कि बाहर वाला फोर्स कि अंदर वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, कोई भी हो, लेकिन आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए इस ब्लॉक के लिए F इज इक्वल टू माइनस में K इंटू एक्स फार्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ, है ना, ये हुक्स लॉ का फार्मूला है। ये माइनस यही बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्ट है, फोर्स की जगह पर 4 न्यूटन रख लीजिए। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 0.1। एमकेएस सिस्टम में अगर ये न्यूटन में है तो ये मीटर में रखना होगा। ये डिवाइड करेगा तो आपको के की वैल्यू हो जाएगी 40, और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्टेशनरी वेव के बारे में ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। हम लोग जब वेव स्टेशनरी वेव टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी देखिए ये करें कि स्टेशनरी वेव के अंदर सभी पार्टिकल जो हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। स्टेशनरी वेव के अंदर दो लगातार नोड के बीच में जितने पार्टिकल हैं वो जो है सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। और कह रहे हैं कि अल्टरनेट जो एंटी नोड होते हैं वो आपके सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो स्टेशनरी वेव की अगर हम लूप की बात करें, अगर ये मीन पोजीशन है तो स्टेशनरी वेव में जो लूप बनता है वो ऐसे बनता है। मतलब कि जो अगर इधर यहां पर स्टेशनरी वेव बन रहा है, मतलब कि मीडियम के पार्टिकल्स किसी टाइम पर यहां पर ऐसे रहे होंगे, इस तरह का ऑसिलेशन हुआ होगा पार्टिकल्स का। मतलब यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस टाइप की सिचुएशन में। ये आपके मीडियम के पार्टिकल्स का किसी टाइम पर पोजीशन है, मतलब इस टाइप का ऑसिलेशन कर रहे थे पार्टिकल। फिर क्या होगा, फिर अगले टाइम पर यही पार्टिकल जो यहाँ पर हैं वो और नीचे की तरफ आएंगे तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ये थोड़े टाइम के बाद की बात है। फिर क्या होगा, फिर अगले कुछ टाइम के बाद में ये जो पार्टिकल्स है ये हम मीन पोजीशन से जाने लगेंगे। इनका जो ऑसिलेशन होगा वो उस टाइम पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो 0 हो जाएगा बिल्कुल मीन पोजीशन पर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद यही जो है वो नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे, ये वाला ऑसिलेशन होगा पार्टिकल्स का, है ना, ये वाला ऑसिलेशन होगा ऐसे ऐसे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद ये आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये है स्टेशनरी वेव का लूप। अब इसमें एक चीज ध्यान से देख लीजिए,
जो पार्टिकल जो ये जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का केस है, यहां पर इसको हम बोलते हैं एंटी नोड, इसको बोलते हैं यहां पर एंटी नोड, यहां पर बोलते हैं एंटी नोड। जहां पर आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम दिखता है, ये नोड है, ये नोड है, ये वाला पॉइंट नोड है, ये वाला पॉइंट क्या है, नोड है। पहली लाइन में बोल रहे हैं ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। इस पूरे स्टेशनरी वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो आप देखिए सेम फेज में ऑसिलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब यहां पर यहां वाले पार्टिकल जब ऊपर की तरफ थे, ये देखिए शुरुआत में एकदम, जब यहां वाले पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, उस टाइम पर बगल वाले जो पार्टिकल्स थे वो यहां पर लोअर डायरेक्शन में एक्सट्रीम थे। ये ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में, ये नीचे की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में, अपोजिट फेज में हो गए। तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं? इधर वाले पार्टिकल तो सेम फेज में हैं, सब ऊपर गए हैं, लेकिन इधर वाले पार्टिकल सब नीचे गए हैं, तो अपोजिट फेज में हो गए। तो सारे पार्टिकल सेम फेज में होते, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल दी पार्टिकल्स बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन फेज। दो लगातार नोड के बीच में, दो लगातार नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेज में हैं, ये बात तो सही है। दो लगातार नोड के बीच में शुरुआत में देखिए सारे पार्टिकल ऊपर थे, फिर कुछ टाइम बाद सारे पार्टिकल नीचे थे, कुछ टाइम बाद सारे पार्टिकल बीच में थे, कुछ टाइम बाद सारे पार्टिकल नीचे थे, कुछ टाइम बाद सारे पार्टिकल एकदम नीचे थे। मतलब जब भी हुआ, जो भी हुआ, सारे पार्टिकल ने एक साथ वो काम किया है। सारे पार्टिकल या तो एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, या तो बीच में कहीं थे, या तो यहां पर इक्विलिब्रियम में थे, या तो नीचे की तरफ सारे पार्टिकल यहां पर इस सिचुएशन में थे, या एकदम नीचे थे। तो सारे पार्टिकल साथ में ऊपर गए, साथ में नीचे आए। ये सेम फेज में सारे पार्टिकल इस लूप के अंदर ऊपर नीचे हो रहे हैं। सिमिलरली इस लूप में भी देखेंगे तो सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, लेकिन ये पूरे पार्टिकल सेम फेज में नहीं है। इधर वाला पार्टिकल जब ऊपर था तो इधर वाला पार्टिकल नीचे था, तो अपोजिट फेज में थे। लेकिन अगर एक दो नोड के बीच में खाली बात करें तो सारे पार्टिकल हमेशा सेम फेज में दिखेंगे आपको, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला, दी अल्टरनेट एंटी नोड वाइब्रेट इन फेज। जो अल्टरनेट एंटी नोड है, ये वाला एंटी नोड, इसके बाद ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड और ये वाला एंटी नोड। अल्टरनेट का मतलब क्या? एक छोड़ करके। तो ये वाले एंटी नोड की सिचुएशन देखिए, ये वाले एंटी नोड की सिचुएशन देखिए। जब यहां इस वाले एंटी नोड वाले पार्टिकल यहां पर थे, इस वाले पोजीशन पर थे, उस टाइम पर इसके पार्टिकल तो यहां पर थे, लेकिन इसके पार्टिकल भी ऊपर ही थे। ध्यान से देखिए, कलर वाइज मैच कर लीजिए। जब यहां इस एंटी नोड के पार्टिकल यहां पर ये देखिए एक्सट्रीम पोजीशन में थे, उस टाइम पर यहां के एंटी नोड के पार्टिकल नीचे थे, यहां के एंटी नोड के पार्टिकल ऊपर थे। तो ये वाला और ये वाला दोनों देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर है। जिस टाइम पर ये पार्टिकल्स यहां थे, उसी टाइम पर यहां के पार्टिकल भी यहां पर थे। मतलब ये वाला एंटी नोड और ये वाला एंटी नोड हमेशा एक जैसा दिख रहा है, सेम फेज में है, जबकि ये वाला एंटी नोड नीचे भाग गया, अपोजिट फेज में। इसके बीच का दो लगातार एंटी नोड का फेज डिफरेंस है 180, लेकिन दो अल्टरनेट एंटी नोड का फेज डिफरेंस है 0। यानी ये दोनों सेम फेज में, ये दोनों अपोजिट फेज में। तो यहां पर कह रहे थे कि दी अल्टरनेट एंटी नोड वाइब्रेट इन फेज। जो अल्टरनेट एंटी नोड है वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, ये बात भी सही है। तो ये दोनों बात अगर सही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही स्पेशल सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम विल बी। कितना ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे हैं जो एयर है, उस एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम के अंदर अगर वही साउंड ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? भाई आपको पता है साउंड कैसी वेव है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब यांत्रिक तरंग, और जो मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग होती हैं उनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं, वो तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ये बिना किसी सपोर्ट के नहीं चल पाएगा। तो इसको कुछ ना कुछ आपको हमेशा चाहिए,
या तो कोई सॉलिड मीडियम हो, या तो कोई लिक्विड मीडियम हो, या तो कोई गैस मीडियम हो, तभी जाकर के साउंड जो है वो ट्रेवल कर पाएगा। तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, तो वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 0 मीटर पर सेकेंड होगा, तो 0 यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसमें हम ऑप्शन नंबर ई चूज करेंगे, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, इनमें से कौन मैकेनिकल वेव है, इन सभी में कौन मैकेनिकल वेव है। देखिए दो तरह की वेव होती है, अगर हम वेव का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से करें तो एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होती हैं इन्हीं को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो मैकेनिकल वेव होते हैं वो नेचर में ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसे शॉर्ट में जान लीजिए कि अगर वेव का प्रोपागेशन डायरेक्शन और पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन सेम है तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर वेव का प्रोपागेशन डायरेक्शन और पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव। तो जो मैकेनिकल वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो कोई भी हो सकते हैं इनमें से, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ये बात श्योर है, ये बात क्या है, श्योर है। तो इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल आप जरूर याद रखिए, साउंड, बाकी वाटर वेव, रोप वेव, ये सब भी आप ले सकते हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल शॉर्ट में आपको बता देते हैं, गाए यूवी इन माई रेडियो, गाए यूवी इन माई रेडियो, ये हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। गाए का मतलब गामा रे, ए का मतलब एक्स रे, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, वी का मतलब विजिबल, इन का मतलब इंफ्रारेड, माई का मतलब माइक्रोवेव, रेडियो का मतलब रेडियो वेव। ये जितनी भी वेव का नाम हमने लिखा है ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इसमें कहां आता है, तो ये जो वी फॉर विजिबल है, विजिबल लाइट का मतलब ही व्हाइट लाइट या सन लाइट है, जिसको हम लोग नॉर्मली लाइट बोलते हैं, ये वही विजिबल लाइट है, ये वी वाला। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये तो मैकेनिकल पूछ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक भी वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, नेचर में ट्रांसवर्स हैं और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। इन सब की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है एयर या वैक्यूम के अंदर। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव इसमें से एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैकेनिकल वेव ट्रांसफर्स, मैकेनिकल वेव जब चलती है तो क्या ट्रांसफर करती है, तो जब भी ये मैकेनिकल वेव चलती है तो वो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर करती है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर करती है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी वेव आगे बढ़ती है तो मटेरियल आगे नहीं बढ़ता है, बस वेव आगे बढ़ता है, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। तो वो जो डिस्टर्बेंस है या वेव है वो एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है ना, और उसके पास कुछ अपनी स्पीड है, तो हम कहते हैं मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन मास या मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है मैकेनिकल वेव में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज, अभी अभी पीछे हमने आपको स्टेशनरी वेव का जो लूप फॉर्म है वो दिखाया था। तो ये जो स्टेशनरी वेव होती है जहां पर ये मिनिमम आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड, नोड और नोड। जहां पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखता है इसको बोलते हैं एंटी नोड और एंटी नोड। दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। तो नोड और एंटी नोड की जब बात होती है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 है। लेकिन अगर नोड नोड की बात हो
या एंटी नोड की बात हो, देखिए यहां से लैम्डा बाई 4, यहां से लैम्डा बाई 4, तो यहां से यहां का कितना हो जाएगा, नोड नोड का कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहे थे कि लगातार नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस, लगातार नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सी तो तब करेक्ट होता अगर ये पूछते किसका, ये पूछते नोड, दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछेंगे, तब इसका आंसर क्या होता, लैम्डा बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बट यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले सवाल में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। अगर कोई थिन चार्ज्ड शीट है इनफाइनाइट एक्सपेंशन का, तो इसकी वजह से, और अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके पास में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फार्मूला होता है, गॉस के थ्योरम से आपने इसका डेरिवेशन किया होगा, है ना, ये रिजल्ट आता है। तो आपसे यही पूछ रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है, नहीं होता, इसमें स्मॉल आर कहीं नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें आर तो नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट तो सही बोल सकते हैं ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सीट की वजह से, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, कितनी डिस्टेंस पर आपने निकाला वो तो आया ही नहीं फार्मूले में। नेक्स्ट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, ये स्टेटमेंट गलत है, सिग्मा से इंडिपेंडेंट तो है नहीं, सिग्मा तो है ही यहां पर, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये भी नहीं होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा ये भी नहीं होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर ये बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 33, हाँ 33 का, 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विप्लाक प्रधान, अबिद अकबर और मनीषा कुमारी। हाँ, नोड और एंटी नोड है, पिछले वाले में कोई कंफ्यूजन है, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, तो ये नोड हुआ और ये एंटी नोड हुआ, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 4। नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी होता है वो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को टू फ्री चार्ज इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम वाले फ्री चार्ज से रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक वाले फ्री चार्ज से रिलेट करता है। इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय रिलेशन डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आपको पता है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप यहां पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलराइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। और यहां पर एक हमारे पास फार्मूला होता है, डी बराबर होता है एप्सिलॉन, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में यहां पर पी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसी को एप्सिलॉन ई भी बोल सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है जब डाई इलेक्ट्रिक के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं तब। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में जो चार्जेस यहां पर डेवलप होती हैं उसके केस में ये फार्मूला होता है। अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम के केस में क्या होगा, अगर यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होगा, एयर या वैक्यूम होगा, तो कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा, और जब कोई पोलराइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कोई पोलराइजेशन नहीं होगा तो P की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर फ्री स्पेस है तो मीडियम की परमिटिविटी की जगह पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो या तो यहाँ जीरो रख लीजिए या तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, तो यहाँ पर वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, और एक चीज समझिए यहां पर,
हाँ, थोड़ा सा आराम से। अगर आप कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम F बराबर Q इंटू ई होता है ना, F बराबर Q इंटू ई। तो यहां से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू एफ अपान में Q। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, उसके अंदर चार्ज भी इन्वॉल्व है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डाइइलेक्ट्रिक के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए या चार्ज कह लीजिए उसको रिलेट करता है। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, फ्री स्पेस है, तो वैसे केस में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चार्ज से रिलेट करेगा। अगर ये फ्री स्पेस है तभी चार्ज से रिलेट करेगा, डाइइलेक्ट्रिक है तभी चार्ज से रिलेट करेगा। और बाकी वैक्यूम के केस में ये फार्मूला आएगा। तीनों बातें ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये सारी बातें करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज व्हेन कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर इफ दे हैव। अगर कह रहे हैं कि दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, इनको कंडक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट कर दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दोनों चार्ज्ड हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो आपको पता है करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का होना जरूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो, इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि इसके पास भी पोटेंशियल है, इसके पास भी पोटेंशियल है। तो करंट के फ्लो होने के लिए दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। यहां डिफरेंस तो है ही नहीं, तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि दो चार्ज बॉडीज हैं, मतलब इनके पास कुछ पोटेंशियल है, फिर भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो क्या सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज। अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे हैं। राइट हैंड का रूल होता है इसका, राइट हैंड का रूल होता है, थंब रूल आप कह सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना होता है, और ये जो फिंगर्स होते हैं उनको आप इससे पकड़ लीजिए। अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इस थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और इन फिंगर से आप इन वायर इसको ऐसे लपेट के ऐसे रखेंगे। तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनेगा वो इस टाइप का कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होगा, जिसका सेंटर ये पॉइंट होगा जहां से ये वायर पास हो रहा है, और ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है ना, ये ऐसे ये डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी जगह पर चाहें तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहां पर चाहेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है ना, इसी तरह से यहां पर चाहेंगे तो इधर की तरफ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे। तो आप कह सकते हैं ये टेंजेंट के डायरेक्शन में होंगे, सर्कुलर जो वो बनेगा उसमें टेंजेंट के डायरेक्शन में होंगे, और ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिया है। करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में तो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जो रेडियस होता है उसी में बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, और इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। तो ना तो ये है यहाँ पर, ना तो ये है यहाँ, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में है। तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लास्ट ऑप्शन होगा नन। 36 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द परमिएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, द परमिएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। आपको पता है तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू 1 से कम, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा। और रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है मटेरियल की परमिएबिलिटी अपान में फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी।
इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो म्यू आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू अपान में म्यू नॉट, दैट विल बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन क्या, म्यू नॉट। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से ज्यादा होती है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी है वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी या वैक्यूम की परमिएबिलिटी से ज्यादा होती है, तभी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होता है ना। तो यहां पर बोलेंगे दी परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ वैक्यूम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कम तो होता नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा तो यहां पर होगा, कम वाला केस ये है, ज्यादा वाला केस ये है, बहुत ज्यादा वाला केस ये है। तो यहाँ पैरामैग्नेटिक के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है ना। स्पीड कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मनमानी सब चलेगा, कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्शन है आप बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इशू है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, करे इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से, और कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ये इस वाले वेलोसिटी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो करें जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल के चलने का, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहा है, मतलब थीटा कितना है, 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तब भी, एंटी पैरेलल अपोजिट जाएगा तब भी, साइन 180 रखेंगे तब भी 0 इसकी वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे इसके अंदर का करंट हटेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। और जो आपका स्टील होता है उसको यूज करते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट आयरन बनाने के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, मतलब टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है इसकी एक खास बात है, इसका जब आप हिस्टेरिसिस लूप का वो देखेंगे तो इस लूप में आपको पता चलता है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है उसमें ये रिटेंटिविटी और ये कोर्सिविटी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। मतलब कि आप जब तक इसमें करंट पास करा रहे थे तो करंट पास करने के बाद जब आप करंट हटा लेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह जाएगा बहुत ही स्मॉल होगा। ये जो रिटेंटिविटी है वो यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया था एक्सटर्नल, अगर वो आप हटा लेते हैं, वापस कर लेते हैं, तो कितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर रह जाता है, उसी को रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो सॉफ्ट आयरन में ये अच्छी बात है कि जब तक करंट फ्लो कराएंगे तब तक मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन आपने जैसे करंट को हटा लिया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, रिवर्स में ये जो चीज इसके अंदर रह जाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत स्मॉल होगी, जिसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। अगर आप सॉफ्ट आयरन की बजाय स्टील ले लेते यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, रिटेंटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा, मतलब करंट हटाने के बावजूद भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता। लेकिन सॉफ्ट आयरन में ऐसा नहीं होता, करंट हटाते ही लगभग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती, बहुत कम रहती है, वो रिटेंटिविटी की वैल्यू स्मॉल है इसी वजह से। और इस रिटेंटिविटी को अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करना होगा करंट फ्लो करा करके, वो कोर्सिविटी होता है, वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी बहुत स्मॉल होता है। ठीक है ना। तो यहां पर यही पर्पज होता है, इसी वजह से सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, स्टील का इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट में, क्योंकि स्टील के लिए ये सारी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो रिटेंटिविटी हाई होता है, क्या ये रीजन है, क्या ये रीजन है कि रिटेंटिविटी हाई होता है,
इसलिए हम इसको यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल उल्टा दिया है। रिटेंटिविटी तो लो होता है। कोर्सिविटी हाई होती है? नहीं, ये भी लो होता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस इज लार्ज? नहीं, जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होता है वो भी कम होता है, मतलब इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द एबव यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ग्राफ को अभी आप रहने दीजिए, ग्राफ को हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं इसको। ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, और इसको लगाने की वजह से जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहां पर होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हम उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसको काफी कुछ एक्सप्लेन करना होगा। अभी जस्ट आप ओवरव्यू के तौर पर ये पेपर देख लीजिए। ये रिटेंटिविटी होता है, ये कोर्सिविटी होता है। तो सॉफ्ट आयरन में ये वैल्यूज इस्तेमाल होती है, जबकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ को लेकर परेशान ना रहिए। ये ग्राफ अगर अभी एक्सप्लेन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो हम लोग टॉपिक में जब मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहीं पर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्यूरी लॉ, क्यूरी विस लॉ, क्यूरी टेम्परेचर, ये सारा टॉपिक हम लोग उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग इक्वल स्टेडी करंट इन सेम डायरेक्शन। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, दो लंबे सीधे दो लंबे सीधे और पैरेलल कंडक्टर हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको आप याद कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन का फोर्स लगता है। ठीक है ना, दो स्ट्रेट पैरेलल वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो रिपल्सन का फोर्स। तो यहां ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के लिए अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 10 क्वेश्चन और हैं, 20 हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन और हैं, 15 मिनट लगेगा। ठीक है ना, ठीक है, टॉपिक पर जल्दी आइए सर। हाँ बिल्कुल, कल एक और क्लास होगी टीआरई 3 का, लास्ट जो हमारा पार्ट होगा, लास्ट के 30 क्वेश्चन, ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमें जो हमारी प्रिपरेशन है उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तब आप क्लास के अंदर ये चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे कि किस लेवल तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, है ना। ये सारे क्वेश्चन को करने से हमें सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ इतना ही बेनिफिट लेना है कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ये सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी तरह के, इसी लेवल तक, थोड़ा और ऊपर जाकर के, लेकिन बहुत ऊपर जाकर के नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के हम अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे। उसी लेवल पर हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो भी, उसका भी जो लेवल होगा वो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसका पर्पज यही है। तो आज ये हमारा सेकेंड पार्ट है, 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन और बचेंगे जिसको हम लोग कल कर लेंगे, है ना। तो परसों से हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आप देखिए, यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, दो 2024 का PYQ का लेवल क्या सेम है 2023 के साथ? नहीं, ये पेपर आप कह सकते हैं कि सबसे आसान, जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 है, उसमें आप कह सकते हैं ये सबसे आसान पेपर है। इसके पहले के TRE 1 और TRE 2 इससे थोड़ा मुश्किल है,
इससे थोड़ा मुश्किल है ना, तो हम लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो थियोरेटिकल चैप्टर होगा उस पर तो फोकस करना ही पड़ेगा आपको। जो थियोरी होती है वही मेन जो चीज होती है वही थियोरी होती है, उसी थियोरी को उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता ही है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऑसिलेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होगा वो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात सच है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड बी आर इन सेम फेज। ये दोनों सेम फेज में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैक्सिमम होता है उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब मैक्सिमम होता है ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मैक्सिमम होता है इस डायरेक्शन में। तो भले ये परपेंडिकुलर है लेकिन साथ में बढ़ना साथ में घटना ये सेम फेज में है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ये और ये नहीं हो सकता, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, हमने पीछे आपको बताया मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं ई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। अगर कोई हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है, जो कि इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर ये कंडक्टर है और ये चार्ज्ड है, इसके पास चार्ज है, तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये याद कर लीजिए। इसके अंदर पोटेंशियल निकालेंगे, सॉरी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो होता है और सरफेस पर हमेशा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कह रहे हैं अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सच में इसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं डायरेक्टेड टेंजेंशियली नहीं परपेंडिकुलरली, जीरो होता है नहीं, जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू है और सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 42 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43, फॉर अ गिवन डाइइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी इज। इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? जब भी हम किसी एटम को, ये क्या है एटम है, एटम के अंदर क्या है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑर्बिट में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है। जब इसको आप रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखने पर क्या होता है यहाँ पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब कि आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव वाली प्लेट इधर रही होगी, ये निगेटिव वाली प्लेट रही होगी, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस न्यूक्लियस के इस एटम के अंदर जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी अभी तक इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का जो सेंटर था वो सेम था, यहां बीच में था, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ये था, निगेटिव चार्जेस का भी सेंटर निकालेंगे तो वही आएगा। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ, इसके अंदर एक चीज देखने को मिला, ये कुछ ऐसे पोलराइज हो गया, इसका जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उनका सेंटर इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, और जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो इधर चला गया, ये है पॉजिटिव वाली प्लेट, ये है निगेटिव वाली प्लेट।
और ये पॉजिटिव निगेटिव अगर बीच में डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा उसको जनरली हम लोग म्यू से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा। और ये आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसी प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, और ये ई। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इक्वल टू म्यू अपान में ई। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जो है वो आपका, इलेक्ट्रॉनिक जो पोलराइजेबिलिटी है वो इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट के तौर पर यहां पर आता है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जितना डाइपोल मोमेंट आता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, जो कि टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो पोलराइजेबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ घटता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपको पता है एक प्राइमरी क्वाइल होती है और एक सेकेंडरी क्वाइल होती है। प्राइमरी क्वाइल में जब आप कुछ चेंज करते हैं उसकी वजह से सेकेंडरी क्वाइल में आपको चेंज देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये प्राइमरी क्वाइल है, इसमें एसी सिग्नल देते हैं, उसके वेरिएशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना होती है, तो सेकेंडरी क्वाइल में चेंज आता है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें एक क्वाइल में चेंज करने पर दूसरे क्वाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। When speed of DC motor increases, current flowing through the armature लिखा है लेकिन आर्मेचर होता है, बट पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ, गलत है। तो देखिए जो डीसी मोटर होता है उसमें करंट के लिए फार्मूला होता है V माइनस में E और अपान में जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस R, ये फार्मूला होता है। ये टर्मिनल वोल्टेज है दोनों टर्मिनल के बीच में, और ये जो E है उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये क्या है? बैक ईएमएफ है, और ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्पीड आप बढ़ाएंगे बैक ईएमएफ उतना बढ़ेगा, मतलब जो अपोजिट वोल्टेज डेवलप होगा उसके अंदर वो उतना बढ़ेगा। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब बताइए अगर ये फिक्स वैल्यू है लेकिन ये वाली वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो इसमें से जितना ज्यादा से ज्यादा आप बड़ा से बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू उतनी छोटी से छोटी आएगी। किसी कांस्टेंट जैसे ये 10 लिखा है, अब ये 2 था तो आप माइनस करते थे तो 8 आता था, लेकिन अगर ये 2 की बजाय 5 हो जाए बढ़ के, स्पीड बढ़ाने से ये बढ़ जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। अब 10 में से 5 माइनस होगा तो खाली 5 बचेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। करंट की वैल्यू क्या होती है? घटती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करंट की वैल्यू घटती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कोर वाले मटेरियल का वो कितना होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर, पहले तो आप याद रखिए, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाई सिक्योरिटी वाले कम्युनिकेशन के लिए। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फेनोमेना पर बेस्ड होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। और इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें 2 पार्ट इसके होते हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्लैड बोलते हैं। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोर, जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्लैड। जो कोर होता है उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये कंडीशन तभी होती है ना जब लाइट जो है वो हायर टू डेंसर टू रेयरर जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो वो यहाँ पर तभी पॉसिबल होगा जब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और क्लैड का कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ
क्लैड, ये सवाल काफी सारे टीचिंग एग्जाम के अंदर रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है, यूपी पीजीटी या टीजीटी के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहीं ज्यादा होता है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहे हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं। नेचर इनका जो ऑसिलेशन करने का तरीका होता है बिल्कुल साइनोसोडल तरीका होता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का तरीका होता है बढ़ने और घटने का, डायरेक्शन के बदलने का, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने का तरीका, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बदलने का तरीका। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल साइनोसोडल कर्व की तरह ये बदल रहे हैं, बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट का जैसा नेचर होता है वैसे इनकी वैल्यू बदलती है। और आपने अल्टरनेटिंग करंट में ये बात पढ़ी होगी, अल्टरनेटिंग करंट में एक पूरे साइकिल के लिए अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी एवरेज वैल्यू आप निकालते थे एक साइकिल के लिए, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0। अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसकी भी एवरेज वैल्यू निकालते थे एक साइकिल के लिए 0। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है फिर अपोजिट होके ऐसे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये जो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने का वो बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के बदलने का ही तरीका है। तो मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू निकालेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा एक साइकिल में, क्योंकि ये भी साइनोसोडल कर्व है, साइनोसोडल नेचर का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का जो एवरेज है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का जो एवरेज है वो 0 नहीं होगा। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोग इसके फार्मूले की भी बात करेंगे, ठीक है ना, b²/2 म्यू नॉट और यहाँ पर e²/ε0 करके ये इसका फार्मूला जो आता है वो 0 नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की एवरेज वैल्यू 0 नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एवरेज है वो 0 होगा। तो यहां पर कह रहे थे इसमें से किसका एवरेज 0 नहीं होगा, इसका तो 0 हो जाएगा लेकिन इसका 0 नहीं होगा, इसका 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ये क्या पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव जीरो एवरेज वैल्यू, किनकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है। इनकी तो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की एवरेज वैल्यू, एनर्जी की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है इनके पास, एवरेज निकालने पर भी आएगा वैल्यू। तो ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, दो क्वेश्चन और है इसके बाद। कह रहे हैं मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो फंडामेंटल लॉ रिप्रेजेंट करता है किसका, जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं वो किसके फंडामेंटल लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं, ये मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करने वाले बेसिक लॉज हैं। जो मैक्सवेल के इक्वेशन है कुछ अलग नहीं है, बल्कि जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है, जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है, जो आपने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉ आपने पढ़े हैं, फैराडे का जो आप सॉरी ये तो हो गया, जो आपने एम्पियर मैक्सवेल लॉ पढ़े हैं, ये सारे लॉज को मिलाकर के, ये सारे लॉज को मिलाकर के ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल का इक्वेशन।
गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स और एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये सारे जो लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, इन्हीं को कंबाइन करके हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। तो मैक्सवेल के इक्वेशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे का रिलेटिव इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज के बारे में बात करता है कौन? ये मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं, ये चारों इक्वेशंस। तो ये बात भी है, ये बात भी है। मैकेनिक्स के बारे में ये बात नहीं करता है। तो ये दोनों करेक्ट होने का मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों करेक्ट होने का मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे हैं कि अ डीसी वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन आरसी सर्किट इन विच आर इज 50 ओम एंड सी इज 2000 माइक्रोफैरड। क्या है? एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में जो आर की वैल्यू है वो 50 ओम है और जो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू है वो 2000 माइक्रोफैरड है। 2000 माइक्रोफैरड, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 2000 और माइक्रो मतलब 10 पावर -6 और ये फैरड, ये 10 पावर 3 10 पावर -6 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर -3 यहां पर हो जाएगा फैरड। जो आरसी सर्किट है उसमें आर की वैल्यू दिया है और सी की वैल्यू दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है? टाइम कांस्टेंट यानी समय नियतांक। टाइम कांस्टेंट का फार्मूला याद रखिए, आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी और एलआर सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होता है एल अपान आर। ये दोनों टाइम कांस्टेंट हैं। इसका डायमेंशन यूनिट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल पूछ लिया गया यहाँ पर सिंपल सा। आर और सी की वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। 100 इंटू 10 पावर -3 मतलब 10 पावर -1 यानी कि 0.1 और टाइम कांस्टेंट है तो सेकंड में आएगा तो 0.1 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक एसी वोल्टेज है उसका इक्वेशन, मतलब अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, देखिए साइनोसोडल तरीके से बदल रहा है, उसका इक्वेशन दिया है। ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एक इंडक्टर को, मतलब एक कॉइल में, और वो जो इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस या जिसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं वो एक्सएल है। तो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो करंट होगा उसकी वैल्यू बताइए। एक ये ग्राफ याद रख लीजिए फेजर डायग्राम के लिए, यहां पर होता है VL, यहां पर होता है VC, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे इसको हम। यहां पर होता है VR और यहां पर होता है I। ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये डायग्राम ये बता रहा है कि प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। प्योर एल सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो करंट से आगे रहता है π/2 फेज से। प्योर सी सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से पीछे रहता है π/2 फेज से। तो यहां पर इंडक्टर की बात हो रही है। इंडक्टर मतलब क्या? एल सर्किट की बात हो रही है। तो इंडक्टर के केस में आप देख लीजिए एल सर्किट में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, मतलब वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। करंट कितना लैग करेगा वोल्टेज से? करंट कितना लैग करेगा वोल्टेज से? π/2। तो करंट का जो फेज है वो वोल्टेज के फेज से π/2 पीछे है। तो वोल्टेज का फेज यहाँ ओमेगा टी है, तो करंट का फेज इससे ओमेगा टी से π/2 और कम होगा, मतलब करंट का फेज होगा ω/2 माइनस π/2। तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा आपको पता ही है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होगा? जैसे V इक्वल टू VM लिखा है वैसे आप लिखेंगे तो I इक्वल टू IM और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और इसका फेज क्या लिखेंगे? ओमेगा टी तो लिख नहीं सकते क्योंकि आप वोल्टेज का फेज बोल रहे हैं कितना है? ओमेगा टी है। और एल सर्किट में वोल्टेज जो है वो यहाँ होता है तो करंट यहाँ पर होता है, मतलब करंट जो है वोल्टेज से π/2 फेज पीछे होता है। तो यहाँ पर माइनस में π/2 कर दीजिए, ये करंट का क्या हो जाएगा? फेज हो जाएगा। और ये करंट का इक्वेशन, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैसे मिलेगा? ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R होता है। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो रखना पड़ेगा। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है फार्मूले में VM है,
यहाँ पर आप लिखेंगे Vm, और अपान में रेजिस्टेंस को हम यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बोलते बल्कि रिएक्टेंस बोलते हैं, एल सर्किट में XL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Vm अपान XL, और उसके बाद में ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा I इक्वल टू Vm अपान XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस क्लास का हमारा 30 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो पूरा हो गया, और पिछली क्लास और ये क्लास मिला करके हमने TRE 3 का जो पेपर हुआ है उसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लास्ट के 30 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम लोग कल की आखिरी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि पिछली क्लास और आज की इस क्लास को मिला करके दिमाग में आपके ये स्ट्रक्चर बन गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने की आपकी जरूरत है। ठीक है ना, चलिए, हाँ, बहुत से क्वेश्चंस का थियरी समझ आया नहीं। अभी देखिए, हमने थियरी तो पढ़ाया नहीं, अभी तो हमने थियरी एक भी पढ़ाया नहीं, तो पहले हमें थियरी पढ़ाने तो दीजिए। थियरी को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर टॉपिक वाइज जो थियरी पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन भी करेंगे क्लास के अंदर, तो उससे आपका वो टॉपिक एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस किसी भी टॉपिक के थियरी को पढ़ा देंगे, उसके बाद आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 के किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बातें बोली जा रही, फेजर डायग्राम का क्या मतलब था, ये कैसे पता चला ये आंसर करेक्ट होगा, ये बातें तब क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले हमें थियरी को पढ़ाने दीजिए, कुछ क्लास के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने दीजिए, सारा डाउट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मान के चलिए कि 6 से 7 क्लास जो थियरी और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का होगा, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ, अब आप कर सकते हैं और आप खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है ना, तो 4-5 क्लास जो है थियरी का वो होने दीजिए, सारी चीजें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इस पेपर को लेकर के बहुत अभी घबराने की बात नहीं, मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि ये पेपर का अभी का ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ये वापस से आपको लास्ट अक्टूबर में करना है, तब समझ में आएगा कि ये जो चीज है वो हमने क्यों कराया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।